सर इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि हाँ, इस घटना का, जैसे कि आपने बताया कि पहले इस गांव में हुआ, फिर उसके बाद एक और गांव में हुआ, वहां 10 दलित मारे गए, इंदिरा गांधी को वहां पहुंचना पड़ा, सारे नेता पहुंचे, एक माहौल बना। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ लास्ट में, मतलब कि 2-4 महीने बाद या अगले चुनाव में, जो उसके बाद जो चुनाव हुए, उसमें इसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिला, या दलित जातियों ने कोई अपना रहनुमा खोज लिया, वो कांग्रेस से अलग हो गए? तो इसमें क्या हुआ सर इसके बाद? देखिए ये इसके बाद फिर 2-3 साल आगे बढ़िए। जी। इम्पैक्ट ये हुआ कि 85, मैंने बताया कि जब 84 में इंदिरा जी के बाद चुनाव होते हैं, उसमें उत्तर जी। प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें निकली, उसमें एक एटा की थी, प्यारे मियाँ की, जो जनता जी। पार्टी या लोकदल को मिली। और इसी के साथ साथ इसी दौरान 1981 में तो कांग्रेस और को दलितों से दूर, दलितों और कांग्रेस को दूरी बनाने के लिए अपने कांशीराम ने एक साइकिल यात्रा की और कहा था चमचागिरी खत्म करो। चमचागिरी के मतलब वो मानते थे कि कांग्रेस जो का चमचा है दलित, खासतौर पर बाबू जगजीवन राम की तरफ ये निशाना था कि कांग्रेस में तब तक दलित जो है कांग्रेस को ही वोट देते थे, तो कांग्रेस के चमचे हैं इनको खत्म करो। तो 1984 में वो बन रही है बीएसपी। तो ये जो बामसेफ की दबाव था, इनका दबाव था अपने कांशीराम का, ये कहीं ना कहीं दलित जातियों को अलग कर रहा था। और ये भी कह रहा था ठीक इसके बाद, इसी घटना के 2 साल बाद वो पार्टी बनती है। और ये माना जाता है कि ये जो है कांग्रेस में दलितों में रहने का कोई फायदा नहीं, ये अपना एक अलग मोर्चा बनाए। वो मोर्चा बीएसपी में दिखाई पड़ता है। और पिछड़े अलग मोर्चा बनाए, जो पहले जनता पार्टी लोकदल में जाता है, उसके बाद वो मुलायम सिंह के साथ रहता है। समाजवादी पार्टी जब बनती है 90 में, तो मुलायम सिंह अपने उसी जनता पार्टी की तरफ से ही बने थे। लेकिन 90 के लास्ट में लोकदल समाजवादी पार्टी बनाते हैं, और वो समाजवादी पार्टी आज तक उनका एक ओबीसी वोट बैंक यथावत है। खासतौर पर यादव वोट तो उनसे नहीं मिलता है। बीजेपी भी ओबीसी ले गई है, ऐसा नहीं है। शाक वोट या लोध वोट पूरा का पूरा ले गई, कल्याण सिंह उसके नेता थे, शाक वोट जी। ले गई है। लेकिन फिर भी अभी भी एक यादवों का इंटैक्ट वोट तो कहना चाहिए सपा के पास है। तो ये जी। तो जी। असर आया ना। जी। सर ये एक सवाल और भी था कि जो इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद डाकुओं के खिलाफ किस तरह के एक्शन लिए गए, और उनका पूरी तरीके से सफाया होने में कितना वक्त लगा? क्या प्रोग्राम बना समर्पण का, उनका एनकाउंटर करने का, उनको जेल में डालने का? ये इतनी बड़ी घटना के बाद किस किस तरह के एक्शन लिए गए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए इसके बाद 2-3 घटनाएं होती है। एक तो मैंने बताया कि अनार सिंह ने मारा, इसके जी। ठीक बाद कुछ ही दिनों बाद बेहमई कांड हुआ, जिसमें फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को गोली मार के भून दिया। सीधे सीधे उनको लाइन में खड़ा किया और गोली मार दी गई। वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे और वीपी सिंह पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि ठाकुर आपके ही राज्य मारे जा रहे हैं। तब तक वीपी सिंह चुप रहे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद शंकरगढ़ में वीपी सिंह के एक भाई जो कि जज थे, उनको गोली मार दी जाती है। वहां भी डकैत थे, चित्रकूट में भी जंगलों में थे, बाद में तो बड़ा डकैत बहुल इलाका रहा, तो ये मार दिए गए। अब चित्रकूट में कुछ कुर्मी जात के डकैत आ रहे थे, जिसमें ददुआ था। ये इसी दौर की बात है, उभर रहे थे, लेकिन डकैतों पर काबू नहीं पाया जा सका। और कहना चाहिए कांग्रेस सरकारें उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई 89 तक आते थे, डकैतों पर काबू नहीं पाया जा सका। डकैतों पे काबू तब पाया गया जब एक तरफ तो सरेंडर कराने की प्रथा चली, जैसे फूलन देवी को सरेंडर कराया। भी उत्तर प्रदेश सरेंडर नहीं किया, फूलन ग्वालियर। देवी को भिंड के एसएसपी जो थे, भिंड के एसपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, इन लोगों ने सरेंडर करवा दिया था। इन्हीं के प्रयासों से फूलन देवी का सरेंडर हुआ। तो एक तरह से इस मामले में क्रेडिट जाना चाहिए अर्जुन सिंह को कि उन्होंने बाकायदा पहल करके फूलन देवी का सरेंडर कराया। दूसरे डकैत जो थे ये छविराम और अनार सिंह मारे गए। बाद में उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट के इलाका था, यहाँ के ज्यादातर डकैतों को मार दिया गया, ठोकिया वगैरह कुछ से आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जो असली कहना चाहिए डकैत का खात्मा हुआ है, एक तो इन जातियों में, जैसे इन शहरों में यानी इन जिलों में जैसे जैसे विकास हुआ, सड़कें बनी, मुख्य मार्ग बने। अभी 10-15 साल पहले तक आप जीटी रोड से वाया एटा होते हुए नहीं जा सकते थे, क्योंकि रात बिरात कभी भी लूट जाते थे। अब 4 लेन हाईवे बन गया है, तो काफी हद तक ठीक है। उसी तरह ये जो है आगरा से जाने लखनऊ जाने वाला, आगरा से लखनऊ अगर आप जाएं उस हाईवे से, तो आप पाएंगे बीच में बड़ी बड़ी नदियां पड़ती हैं, बड़ा कगारों वाला इलाका पड़ता है, जहां पर एक डकैत ऑपरेट करते थे। इन सड़कों ने उनको खत्म किया, ऑपरेट पुलिस ऑपरेट, क्योंकि पैसा तभी आएगा जब विकास होगा। व्यापारी जब आपके यहाँ पैसा लगाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कुछ और स्कीम चलाई कि जैसे हमें चंबल के जो बीहड़ है, बीहड़ों को खत्म,
बीहड़ों का समतलीकरण करना है। जैसे कि आपने देखा होगा आगरा लखनऊ मार्ग पे हुआ है, उसी तरह का पूरा चंबल का हो गया। चंबल सफारी बना दी गई, मगर घड़ियालों की सफारी वहां पे ही मगरमच्छ की। तो इन सब करने से ये हुआ कि वहां विकास हुआ, एक तरह से टूरिज्म डेवलप हुआ। फिर सपा शासन काल में ही उसको 2005 या 6 में उसको मार दिया गया, निर्भय गुजर को, जो जालौन का बड़ा दुर्दांत डकैत था। तो निर्भय गुजर के मरते ही कहना चाहिए डकैतों का सब कुछ रहासाई क्षेत्र भी खत्म हो गया। तो वो चंबल घाटी जो किस जमाने में बड़े लंबे समय तक 100 साल तक कर्नल सलीमैन ने जब पिंडारी मारे थे उसके बाद तक एक तरह से डकैत प्रभावित रही, वो फिर डकैत धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब आप रात को चित्रकूट में आधी रात को भी चित्रकूट जा सकते हैं, जंगली जानवरों को खतरा होगा। अभी कुछ साल पहले 2 साल पहले शायद मैं मैहर से आ रहा था चित्रकूट, मुझे सतना पहुंचते पहुंचते रात 9 बज गया। तो हमने पूछा रास्ता ठीक है यहाँ से चित्रकूट तक? चित्रकूट वहाँ 60-70 किलोमीटर है। लोगों ने कहते कही रास्ता ठीक है, बीच में आपको गायों से बच के रहना पड़ेगा कि गायों क्या बड़ी मरकई है, रास्ते में बैठ जाती है, दूसरे वो तेंदुए को ही मार देती तो जंगली जानवर खतरा और कोई खतरा नहीं है। तो ये हो गया, चंबल खत्म हो गया। तो ये जो डेवलपमेंट हुए ना, खासतौर पे बीहड़ का समतलीकरण करना है, हाईवे निकाल देने, इसका एक लाभ हुआ है कि डकैत अपने आप